ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अस्मा बुखारी डस्का में स्टेज से गिरकर जख्मी हो गई। उस्मा बुखारी कहती हैं कि कंटेनर से गिरने के बाइस दोनों टांगों पर चोटें आई हैं। मैं ठीक हूँ जी। मेरी थोड़ी सी टांगों पे और घुटनों पे चोट आई है। एक घुटने पे ज़रा स्वेलिंग ज़्यादा है, लेकिन मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। चोटें ऐसी वैसी लगती रहती हैं। मैं ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं का, आप सबके कंसर्न का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मरियम नवाज कहती हैं हमें बैकडोर राब्तों की जरूरत नहीं है। जिन्हें बैकडोर राब्तों की जरूरत है वो आज तकलीफ में है। कहा राब्ते ऊपर की सतह पर होते हैं, शायद डीजी आईएसपीआर के इल्म में न हो। सेलेक्टर्स का रास्ता रोकने आए हैं और इदारे के और अच्छे इंसान हैं। वो सियासत से अपने आप को, मैं उनकी पर्सन की बात करती हूँ कि वो दूर रखते हैं, लेकिन जब वो इस तरह की बात करेंगे तो अवाम में मजाक उड़ेगा। क्योंकि पिछले कई साल से एक के बाद एक चीज अवाम के सामने आई है। किस तरह सेनेट का इलेक्शन छीना गया जिनका हक था उनसे, किस तरह जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ जो हुआ वो हुआ। उनकी जो विटनेस है वो पूरी दुनिया के सामने, उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं। इस तरह जो काजी फायज ईसा साहब के साथ हो रहा है, और वो जो एक कर्नल साहब मुंह छुपा के एहतसाब अदालत से निकल रहे थे। अमजद अरशद मलिक साहब जो अब वफात पा चुके, अल्लाह ताला बख्शे उनको, उनका जो एतराफ़ है। जिस तरह 2018 के इलेक्शन के अंदर कौम के वोट पे डाका डाला गया पूरी दुनिया के सामने है, तो आप बात वो करें जो दुनिया माने मैडम, वरना आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी, एक इदारे की क्रेडिबिलिटी खराब होगी। क्योंकि आप एक इदारे के स्पोक्स पर्सन हैं, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप बिल्कुल रात को दिन कह के बताएंगे तो लोगों को पता है कि बाहर रात है भाई, वो दिन देख के समझेंगे आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए और इदारे की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार करें, आप बिल्कुल इस चीज के ऊपर बात ना करें। लेकिन इसी पर बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार अमजद शोएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अमजद शोएब साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, आईएसपीआर ने तो तरदीद कर दी कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, लेकिन मरियम नवाज साहब अपने बयान पर अभी भी कायम है। देखिए, बात यह है कि जो असल किस्सा था वो ये था कि जी अगर शवाहिद हैं किसी के पास तो वो ले आए, तो इनको शवाहिद दे देने चाहिए। अगर वो कैलिबरी फॉन्ट में हैं या किसी में भी हैं वो ले आए, क्योंकि असल तो मसला इनका ये है कि ये जालसाज हैं, झूठ ये इतना बोलते हैं। अभी अरशद मलिक जो है, इसका भाई मुझे मिला, यहाँ मेरे करीब ही रहते हैं ये लोग, और वो इनकी ब्लैकमेल से तंग आए। वो कहते हैं कि हमारे ब्लैक भाई को इन्होंने इतना ब्लैकमेल किया है कि वो हार्ट पेशेंट होकर मर गया। तो ये झूठ बोल बोल के इन्होंने, कौन नहीं जानता इनके झूठ। इनको अगर सबूत है कुछ है तो ले आए। जब उन्होंने वाजे कहा कि भाई जो शवाहिद है तो देने हमें, तो ये अपने शवाहिद ना दे के अगर उसी तरह प्रोपेगेंडा करते रहे तो वो गलत है बिल्कुल। और फिर कम से कम मेरे जैसा आदमी वो तो यकीन नहीं करता है। जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके जाली फैब्रिकेटेड अपने डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं आप, क्या नहीं। वो जो झूठ बोला था कि लंदन क्या मेरे पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, तो बात सबको पता ही है ये चीजों का। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बात इनकी इस पे यकीन करना चाहिए। वो इंसान के अपने ईमान के खिलाफ है ये बातें नहीं। वाज़े कहा कि अगर सबूत है तो वो दे दें ताकि उनके खिलाफ एक्शन किया जाए जो कोई आया है आपके पास। लेकिन अगर सबूत नहीं है तो फिर बिला वजह ऐसे इस तरह की बातें करनी, इसमें मेरा ख्याल है ऐसे ही कंफ्यूजन पैदा करने वाली बात है। बिल्कुल ठीक है, ये बातें कंफ्यूजन पैदा करती हैं। दिफाई तज्जियाकार अमजद शोएब साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। उधर मीडिया पर शदीद तनकीद के बाद पीटीआई ने एक और यू टर्न ले लिया है। बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर का टिकट वापस, जहूर आगा को यह टिकट दे दिया गया। मारूफ बिजनेसमैन को टिकट देने पर पार्टी में इख्तलाफात पैदा हो गए थे। मीडिया पर शदीद तनकीद के बाद पीटीआई ने एक और यू टर्न ले लिया है। बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर का टिकट वापस, जबकि जहूर आगा को दे दिया गया। मारूफ बिजनेसमैन को टिकट देने पर पार्टी की जानिब से इख्तलाफात भी पैदा हो गए थे। पीटीआई के बड़े बड़े नाम टिकटों से महरूम रह गए। चेयरमैन सेनेट के खुद साख्ता उम्मीदवार बाबर अवान को टिकट ना मिला। ऑपोजिशन की कड़ी तनकीद का निशाना बनने वाले शहजाद अकबर भी इससे महरूम ही रहे। जुल्फी बुखारी ने तनकीद से बचने के लिए अपना नाम वापस ले लिया।
हफीज शेख और सानिया निश्तर पार्टी में आखिर में आए और टिकट ले उड़े। कारकुन और रहनुमा पार्टी की नामजदगियों पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी। सलीम बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पीटीआई के बड़े बड़े नाम टिकटों से महरूम रह गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मेरे ख्याल से सेकंड थॉट के तौर पर ये नाम ड्रॉप हुए हैं, वरना पहले तो इनकी प्रोजेक्शन बहुत हो रही थी और कहा जा रहा था कि ये सारे जो दोस्त इमरान खान साहब के हैं, खास तौर से जो ब्रीफ केस माफिया लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उन सबको नवाजा जाएगा और उनको टिकट देने की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया गया था। लेकिन पार्टी के अंदर उसके ऊपर इतना स्ट्रांग रिएक्शन था कि मजबूरन उनके नाम ड्रॉप करने पड़े। मैं बिल्कुल ये वसूख से कह सकता हूँ कि ये शौक से ड्रॉप नहीं हुए हैं। ये जब देखा कि पार्टी के अंदर ब्रेक्स आ रही हैं, लाहौर में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, मोहसिन लगारी ने टिकट वापस किया, खुर्रम लगारी ने, और फिर यहाँ पर एक ख्वाजा सलमानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 20 से 30 आदमी हमारे साथ हैं। तो ये जब पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल का मुजाहरा हुआ, उसके बाद फिर ये री-थॉट के तौर पर इन नामों को ड्रॉप किया गया है। वरना शहजाद अकबर साहब, बाबर रहमान साहब, जुल्फी बुखारी साहब, ये वो फेवरेट नाम थे जिनको टिकट मिलने का न सिर्फ यकीन था बल्कि एक तरह से पार्टी ने इसका इजहार भी कर दिया था। आपके मौक़िफ़ के लिए बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब। हफीज शेख, सानिया निश्तर पार्टी के बड़े बड़े नाम हैं जो कि टिकटों से महरूम रह गए हैं और चेयरमैन सेनेट के खुद साख्ता उम्मीदवार बाबर अवान को ये टिकट नहीं मिला है। ऑपोजिशन की कड़ी तनकीद का निशाना बनने वाले शहजाद अकबर भी इस टिकट से महरूम रह गए। आपको बताएं कि पीटीआई के बड़े बड़े नाम टिकटों से महरूम रह गए। सेनेट इंतखाबात के लिए सियासी जमातों ने अपनी अपनी टीमों की सिलेक्शन कर ली। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। उधर मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और जेयूआई ने भी उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। ईवान का बड़ा दंगल, सियासी जमातों ने सेनेट इलेक्शन के लिए अपने अपने मजबूत पहलवान मैदान में उतार दिए। तहरीक इंसाफ के 20 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। केपी से 10, पंजाब से 5, सिंध और इस्लामाबाद से 2-2, जबकि बलूचिस्तान से 1 टिकट जारी किया। हफीज शेख और फौजी अरशद इस्लामाबाद से पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। हुक्मरान जमात ने सैफुल्ला न्याजी, डॉक्टर जरका, बैरिस्टर अली जफर, एजाज चौधरी और ऑन अब्बास को पंजाब से टिकट जारी किया। फैसल वाडा और सैफुल्ला अबू सिंध से सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। शिबली फराज, सानिया निश्तर, मोहसिन अजीज, दोस्त मोहम्मद, ज़ीशान खानजादा, हुमायूं मोहम्मद, फैसल सलीम, नजीउल्लाह खटक खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने भी जियालों की फहरिस्त मुकम्मल कर ली। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। सिंध से शहरी रहमान और सलीम मांझीवाला का नाम सामने आ गया। पंजाब से अजीमुल हक मिनहास, खैबर पख्तूनख्वा से फरतुल्ला बाबर मुकाबला करेंगे। टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए फारूक नाइक, शहादत अबान, करीम ख्वाजा, जनरल नशिस्त पर ताज हैदर और जाम मेहताब डाहर के नाम पर कुरा निकला है। ख्वातीन की मुख्तस नशिस्तों के लिए पलविशा खान, खैरुन्निसा, रुखसाना शाह को टिकट थमा दिया गया। दूसरी जानिब नून लीग ने पंजाब में सेनेट नशिस्तों के लिए नामों को हतमी शक्ल दे दी। जनरल सीट पर परवेज रशीद, मुशाहिदुल्लाह और प्रोफेसर साजिद मीर को टिकट मिला, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम नजीर तारड और ख्वातीन की नशिस्त पर सादिया अब्बासी को मैदान में उतारा गया। जेयूआई ने बलूचिस्तान और केपी से 5-5 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर अताउर रहमान, तारिक खटक उम्मीदवार होंगे। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जुबैर अली, ख्वातीन की नशिस्त पर नईमा किश्वर, अकलियती नशिस्त पर रंजीत सिंह को टिकट जारी किया गया। बलूचिस्तान की जनरल नशिस्तों पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और खलील अहमद बलीदी को ग्रीन सिग्नल मिला। टेक्नोक्रेट की सीट पर कामरान मुर्तजा, ख्वातीन की नशिस्त पर आसिया नासिर और अकलियती नशिस्त पर हेमंत दास को नामजद कर दिया गया है। बीएनपी मैंगल ने जेयूआई के साथ सीट एडजस्टमेंट का फैसला कर लिया। बीएनपी टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जेयूआई को वोट देगी। जेयूआई से ख्वातीन की नशिस्त पर हिमायत मांगी जाएगी। एमक्यूएम ने 7 उम्मीदवारों फैसल सब्जवारी, रऊफ सिद्दीकी, जफर कमाली, सैयद खिजर जैदी, ख्वाजा सुहेल मंसूर, खालिदा तैयब, अब्दुल कादिर खानजादा को टिकट जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेट के लिए उम्मीदवार फरतुल्ला बाबर के पास इलेक्शन की फीस कम पड़ गई। 40,000 रुपए फीस थी, फरतुल्ला बाबर के पास 32,000 रुपए निकले। फरतुल्ला बाबर के साथ मौजूद पीपल्स पार्टी के अरकान ने पैसे इकट्ठे करके फीस पूरी की।
आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के सेनेट के लिए उम्मीदवार फरहतुल्लाह बाबर के पास इलेक्शन की फीस कम पड़ गई। 40,000 रुपए फीस थी, जबकि फरहतुल्लाह बाबर के पास से सिर्फ 32,000 रुपए निकले। फरहतुल्लाह बाबर के साथ मौजूद पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान ने पैसे इकट्ठे करके पूरे किए। पीपल्स पार्टी के सेनेट के लिए उम्मीदवार फरहतुल्लाह बाबर के पास इलेक्शन की फीस कम पड़ गई। सेनेट इंतखाबात में रकम लेने की वीडियो की तहकीकात करने वाली कमेटी ने पहले ही इजलास में स्पीकर असद कैसर और वजीर दिफा परवेज खटक को क्लीन चिट दे दी है। परवेज खटक और असद कैसर के खिलाफ तहकीकात नहीं होंगी। कमेटी ने TORs जारी कर दिए। 2018 मामला था अरकान असेंबली की करप्शन का, किसने पैसे लिए, किसने दिए, वीडियो पर तहकीकात होंगी या सिर्फ होगी फेस सेविंग। कमेटी ने पहले ही इजलास में छक्का दे मारा। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर और वजीर दिफा परवेज खटक, जिन पर मामले के हवाले से इल्जामात लग रहे थे, वही मासूम ठहरे। कमेटी ने इन्हें मक्खन से बाल निकालने की तरह क्लीन चिट दे दी। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, शीर मुजारी और वजीर आज़म का मुशीर शहजाद अकबर ने वोटों की खरीदारी के अमल का बगौर जायजा लिया। कमेटी ये भी तयन करेगी कि खरीदे गए वोटों से फायदा उठाने वाले कौन थे, किन लोगों ने मुबैना तौर पर अरकान पार्लियामेंट के वोटों की खरीदारी के लिए रकम फराहम की। कमेटी के रुकन फवाद चौधरी का कहना है कि यह हमारे इख्तियार में नहीं कि स्पीकर और वजीर दिफा को तलब करें। परवेज खटक पर पैसे बांटने के इल्जामात की कोई हैसियत नहीं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल्लाह का कहना है कि पैसों वाली वीडियो में जिसने पैसे लिए उसका चेहरा सामने आ गया। जिसने रिश्वत के पैसे जमा करके खरीदारी कराई उनके नाम सामने नहीं आए। हुकूमत स्कैंडल की पूरी वीडियो जारी करे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान में एक कानून नहीं है। VVIP के लिए कुछ और कानून है, निज़ाम है, और गरीब और आम आदमी के लिए कुछ और निज़ाम है। अब जो वीडियो आपने देखा है उसमें जो आम मेंबर था जिसने पैसे लिए उसका चेहरा तो सामने आ गया, लेकिन जिन लोगों ने पैसा जमा करके रिश्वत की तौर पर लोगों की ज़मीर खरीदने के लिए उसको इस्तेमाल किया, अब तक उनके नाम सामने नहीं आए। अगर वज़ीर आला के कहने पर यह काम हुआ और स्पीकर हाउस में यह काम हुआ तो ये सिर्फ फर्द वाहिद या 2 अफराद का काम नहीं है, ये पूरा लाट और पूरा कुंभ इसमें शामिल है। लिहाजा ये पूरा टबर ऐसा है जिसके बारे में आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि करप्शन में मुलव्विस है और करप्शन की बुनियाद पर यह सारी इमारत की गई है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अवाम को बुरी खबर सुना दी। कहा, फिलहाल बिजली की मद में अवाम को कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। फर्नेस ऑयल की वजह से बिजली की लागत बढ़ जाती है। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च करने के बजाय नैब को ही जवाब देंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लोग जो है पाकिस्तान में परेशान है बिजली और गैस की कीमतों से कि और इसमें फ्लक्चुएशन आती है, रोज़ाना आती है। अब ये जो किस्सा है वो 1-2 दिन का किस्सा तो है नहीं। जहाँ पे उस वक्त हुकूमत ने क्या किया कि जब बिजली की शॉर्टेज थी बहुत ज़्यादा, तो हमने बग़ैर प्लानिंग के बिजली के कारखाने लगाने शुरू किए। अब बिजली की कीमत बढ़ाने के बाद भी अभी भी तकरीबन जो बिजली की आधी कीमत है वो हुकूमत दे रही, और सिर्फ आधा जो कीमत है वो सार्फिन के ऊपर है। कि उम्मीद तो है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब धरने के बजाय नैब को जवाब देंगे, और जिस तरह से पहले उनकी कोई बात पूरी नहीं हुई, ये भी पूरी नहीं होनी। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत को मजीद महंगा करने की तैयारियां कर ली गई हैं। ओगरा ने पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर जबकि डीजल 14 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज दे दी। ज़राई के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 50 पैसे तक इजाफा हो सकता है। डीजल की कीमत 5 रुपए 75 पैसे तक बढ़ सकती है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। तो एक बार फिर यके बाद दीगरे पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा देखने में मिल रहा है। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत को मजीद महंगा करने की तैयारियां कर ली गई हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तरक्याती फंड्स केस के फैसले पर सख्त एतराजात उठा दिए हैं। केस की फाइल मुझे क्यों नहीं दी गई, मेरे दस्तखत के बगैर फैसला कैसे जारी कर दिया, कॉपी मुझसे पहले मीडिया को कैसे भेज दी गई, ये सवालात उठा दिए। मीडिया को फैसला देने का ऑर्डर किसने दिया, मुझसे पहले पूरी दुनिया को फैसले का पता चल चुका था।
जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को सवालात से भरा खत तहरीर कर दिया। मौजूद जज ने लिखा कि वजीर आजम तरक्याती फंड्स केस के फैसले की नकल उन्हें क्यों फराहम नहीं की गई। फैसले से इत्तफाक या इख्तलाफ पर दस्तखत का मौका देना तो दरकुनार मेरे पढ़े बगैर फैसला मीडिया को जारी कर दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि हैरान हूँ अब तक ऑर्डर की फाइल क्यों मौसूल नहीं हुई। उन्होंने मजीद लिखा कि तयशुदा उसूल है कि बेंच सरबराह फैसला लिखने के बाद कॉपी बेंच में शामिल दीगर जजेस को भेजता है। बेंच के जूनियर रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन को कॉपी फराहम की गई मगर उन्हें नहीं, क्यों? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया कि फैसला मीडिया को जारी करने का हुक्म किसने दिया। मौजूद जज ने रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की कि उन्हें केस की फाइल फराहम की जाए ताकि वो फैसला पढ़ सके। खबर आपको मारूफ गुलकार अदनान समी और अदाकारा ज़ेबा बख्तियार के साहबजादे अजान समी खान ने बतौर गुलकार अपना पहला एल्बम रिलीज कर दिया। हमारे नुमाइंदे राहील बेग इस वक्त अजान खान के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी राहील, असल में मकबूल होते यंग गुलकार अजान समी खान ने अपना सोलो म्यूजिक एल्बम रिलीज कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अजान समी खान, तो इन्हीं से जानते हैं। अजान, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हों, क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो सोलो एल्बम होती है वो आप अपनी कहानी बता रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं ऑडियंस के लिए, तो उसमें आप कई ऐसी जगहों में इमोशनली जाते हैं जहाँ जो खुश भी होती है लेकिन मुश्किल भी होती है। तो इमोशनली बहुत मुख्तलिफ जर्नी थी, लेकिन दोनों का मज़ा अलग है। बिल्कुल जी। अच्छा, इसमें 10 गाने शामिल किए गए हैं, कौन कौन सी ज़बानों में गाने गाए हैं? आई थिंक उर्दू में है, उर्दू में कोई 7 गाने हैं, फिर एक पंजाबी में है और एक पश्तो में। तो कोई गाना हमारे व्यूअर्स के लिए गुनगुनाना चाहें तो कौन सा गाना है? आई थिंक अभी मैं तेरा ही गुनगुनाऊँ जो है। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिल्म कितना है।